Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the latest released movie called Toaster. Well, इसे एक्सप्लेन करने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो मेरा 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला चैनल हितेश नागर था वो टर्मिनेट हो गया है 3 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स की वजह से, और उसी से रिलेटेड एक 0.5 मिलियन सब्सक्राइबर वाला चैनल यानी कि वेब सीरीज एक्सप्लेनर्स जो कि इसी का ब्रांड अकाउंट था वो भी साथ ही में टर्मिनेट हो गया। यानी कि मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स यानी कि टोटल 6 साल की मेहनत जिसके अंदर 3000 वीडियोस मौजूद थे वो नेस्तनाबूद हो गई है, पूरी तरीके से मेहनत वेस्ट हो गई है। 4 महीने रोने के बाद में मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हर चीज किसी न किसी अच्छे काम के लिए ही होती है और वैसे भी मेरा कर्म ही मेरा धर्म है और इस धर्म को मैं कभी छोड़ूंगा नहीं और मेरा तो हमेशा से यही मोटो था, जैसी आपकी डिमांड वैसा मेरा काम। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कभी आप हितेश नागर सर्च करेंगे तो वहां पर फ्रेंचाइजी एक्सप्लेनर चैनल शो होगा, तो अब से मैं कोशिश यही करूंगा कि जो भी बॉलीवुड की या फिर कोई वेब सीरीज वगैरह होगी वो इसी चैनल पर लाऊंगा। बाकी जो हॉलीवुड वाली मूवीज या फिर कोई के ड्रामास वगैरह हुए तो वो सारे फ्रेंचाइजी पर आएंगे, तो आपकी डिमांड में कभी कोई भी कमी पेशी नहीं आएगी। जो चीजें आप पहले भी देखना चाहते थे, हम पहले भी लाते थे, वो आगे भी आप तक पहुंचती रहेगी क्योंकि किसी ने कहा है शो मस्ट गो ऑन, तो वैसा ही इस बार भी होगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम राजकुमार राव को देख पाते हैं जो कि कुछ दफना रहा था। वेल, ये क्या दफना रहा है इसके लिए कहानी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ कहानी पहुंचती है 3 महीने पहले, जहां पर हम एक मंत्री जी यानी कि होम मिनिस्टर मिस्टर अमोल को देख पाते हैं जिन्होंने एक इलीगल चलते स्पा को बंद करवाया था क्योंकि वहां पर असामाजिक तत्व फैलते जा रहे थे। लेकिन समाज को क्या पता कि सारी ही असामाजिकता उन्हीं के फार्म हाउस पर भी चल रही है, क्योंकि जो रशियंस उस स्पा से निकलवाई गई थी वो ये भाई साहब अपने घर पर लाकर बैठा देते हैं। मगर होना क्या था, शेर को सवा शेर तो कभी ना कभी मिल ही जाता है, तो उस पर कई दिनों से नजर बनाए रखा इस कहानी का एक और कैरेक्टर ग्लैन मंत्री की फुटेजेस क्लिक कर लेता है और फिर मंत्री को ब्लैकमेल करने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ हम रमाकांत को देख पाते हैं जो कि जॉगिंग करता हुआ कॉल सेंटर पर बातचीत कर रहा था कि भाई मेरे 6 रुपए तुमने बिना पूछे काट लिए, आखिर 6 रुपए की भी कीमत होती है, वो तुम मुझे वापस कब करोगे। तो यहाँ पर हमें उसकी चिंदीगिरी और कंजूसाई की हद दिखाई पड़ती है। इसी बीच यहाँ पर ग्लैन पहुंच जाता है और कहता है कि मेरे टेम्पो का किराया तू देगा 500 रुपए, और वो इस चिंदी से 500 रुपए लेकर के निकल जाता है। यहाँ पर हम उसके घर पर उसकी बीवी शिल्पा को देख पाते हैं जो कि एक एक्स ब्लैक बेल्ट कमांडो हुआ करती थी, लेकिन इस घर के अंदर बैठे बैठे बोर हो रही थी। उन्हें एक बच्चा भी चाहिए था, लेकिन रमाकांत इतना चिंदी और कंजूस था कि एक बच्चा अफोर्ड न कर पाने की वजह से हमेशा अपनी वाइफ को टालता रहता था कि नहीं बच्चा तो हम कभी और कर लेंगे, वैसे भी अभी तो हमारे एंजॉयमेंट के दिन हैं। यहाँ तक कि पैसा बचाने के लिए वो खुद के घर पर नाश्ता भी नहीं किया करता था, वो सीधा अपनी लैंडलॉर्ड मिसेस डिसूजा के पास पहुंच जाता है और उन्हें ब्रेड पर बटर लगा करके दिया करता था। चिकनी चुपड़ी बातें करते के साथ में उसी का नाश्ता कभी कभार खुद भी खा जाया करता था। अब यहाँ पर वो ये बात बोलने आया था कि देखिए बात ऐसी है कि खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और मैं आपका कितना ख्याल रखता हूँ, आपको टाइम टू टाइम नाश्ता देता हूँ, मुझे आपकी बड़ी परवाह रहती है, तो क्यों ना इस बार थोड़े 500 रुपए ऑफ हो जाएं। तो इस तरीके से वो अपने जो 500 रुपए सुबह दिए गए थे वो निकलवा भी लेता है, फ्री का नाश्ता भी कर जाता है और काम पर जाने से पहले अगले दिन की सेटिंग भी बैठा लेता है। यहीं पर हम एक मालिनी आंटी को भी देख पाते हैं जो कि रमाकांत की ही तरह आंटी डिसूजा को थोड़ा बहुत मक्खन लगाया करती थी। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है मुंबई के मॉल ऑफ लाइफ में और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि रमाकांत की एक परफ्यूम शॉप होती है। गुड्डू भाई जो कि दुबई से महंगे परफ्यूम्स लेकर आया करते थे, कई बार चीप कॉपीज भी लाया करते थे जिन्हें कि रमाकांत फर्स्ट कॉपी कह के या फिर ओरिजिनल कह करके निकलवा दिया करता था अच्छे खासे दामों में। और गुड्डू से कहने लगता है कि यार देख तो हर बार मेरे लिए लाता तो है माल, बहुत बार तो चीप ही लेकर के आता है लेकिन पैसे ओरिजिनल के ले लेता है, तो इस बार यार डिस्काउंट तो दे दे। लेकिन गुड्डू उसकी बात नहीं मानता। जिसके बाद में शाम हो जाती है और शिल्पा सीधा उसकी शॉप में पहुंच जाती है और बताती है कि आज मेरे गुरुजी की बेटी की शादी है, तो हमें उनकी शादी में चलने के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेना होगा, तो चलो फटाफट से रेडी हो जाओ। मगर चालाक रमाकांत पैसा बचाने के लिए अपनी ही शॉप का एक छोटा सा टेस्टर एक बड़े से पैकेट में पैक कर देता है। लेकिन शिल्पा ये बात समझ जाती है, उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि आखिर तुम इतने चिंदी कैसे हो सकते हो, वो मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने मुझे कुंफू सिखाया है, कराटे सिखाया है, मैं उनके साथ इस तरीके से नाइंसाफी नहीं कर सकती, हमें कोई अच्छा बड़ा गिफ्ट उन्हें देना ही होगा। देन वो एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे पहुंचते हैं और एक 499 का टोस्टर खरीद लेते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 5000 का। मगर इन बातों से रमाकांत का दिल तो बेचारा टूटा ही जा रहा था क्योंकि इतना खर्चा वो अफोर्ड नहीं कर सकता। जिसके बाद में जब वो शादी में पहुंचता है तो एक की जगह 2-2 प्लेट खाना खा लेता है और ये भी कहता है कि अरे ज्यादा डाल, 7000 का टोस्टर गिफ्ट किया है। यानी कि यहाँ पर भी बातों में बड़ा चढ़ाकर कहना रमाकांत की फितरत में था। नेक्स्ट डे एक बहुत बड़ा पंगा हो जाता है। शिल्पा को एक खबर मिलती है कि जिस शादी के अंदर वो कल गए थे वो शादी कैंसिल हो गई है, यानी कि शादी वाले घर पर तो अकाल टूट पड़ा होगा। लेकिन रमाकांत को ये चिंता नहीं सता रही थी, उसे तो मन में कि
ये डाउट था कि जो गिफ्ट उसने इतना मोटा 5,000 का दिया क्या वो अभी भी उनके घर पर है या नहीं। तो इसीलिए वो सिंपैथी दिखाने के लिए गुरुजी के घर पर पहुंच जाता है और कहता है कि बुरे वक्त में अपने ही तो काम आते हैं। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं, शादी टूट गई से टूट गई। वैसे जो गिफ्ट्स आए होंगे बाकी सभी बारातियों के, वो अभी भी क्या आपके पास में मौजूद है? जहां पर गुरुजी का कहना था कि जब शादी कैंसिल तो फिर गिफ्ट्स का हम क्या ही करते, इसलिए हमने तो उन्हें दान कर दिया। ये सुनकर के तो रमाकांत के होश उड़ जाते हैं और वो चिल्लाने पर आ जाता है। कहता है कि आखिर आप किसी की गिफ्ट किसी को दान कैसे कर सकते हैं? जिस पर गुरुजी कहते हैं कि रे भाई, शादी हमारी, गिफ्ट हमारे, तो तुम कितना हाइपर हो रहे हो, तुमने तो गिफ्ट दे दिया। तो अब रमाकांत करता भी तो क्या करता, जिस पर वो फाइनली पूछ ही लेता है कि चलिए ठीक है, इतना बता दीजिए कि आखिर आपने उसे किस ऑर्फनेज में दान दिया है। देन सारी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में वो सीधा पहुंच जाता है बाल भवन अनाथालय। यहाँ पर उसकी मुलाकात मैनेजर नंदिनी से होती है, जो कि खुद ही उसी टोस्टर के टोस्ट खा रही थी। जिस पर रमाकांत का कहना था कि ये जो टोस्टर है ये मैंने गिफ्ट में दिया था शादी के अंदर, लेकिन शादी तो टूट गई तो गिफ्ट मुझे वापस चाहिए। जिस पर नंदिनी का कहना था कि ये तो तुझे मैं नहीं दूंगी, क्योंकि ये मुझे गुरुजी ने दिया था दान में, ना कि तूने, तो भी सीधा यहाँ से फुट ले। और रमाकांत को खाली हाथ ही वहां से जाना पड़ता है। मीनवाइल हम ग्लैन को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त मंत्री को ब्लैकमेल करके 2 करोड़ निकलवाना चाहता था। वहीं सीन शिफ्ट होता है रात में और हम देख पाते हैं कि रमाकांत उस टोस्टर को वापस से उस शॉप पर बेचने के लिए निकल पड़ा था, यानी कि चोरी करने के लिए वो पहले बाल भवन जाता है, वहां से अपना टोस्टर उठाता है, यहाँ तक कि कंजूसीगिरी में बेचारे बच्चों के 2 बिस्किट के पैकेट भी उठा लेता है और बड़ा ही खुश होकर के अपने घर आने लगता है। लेकिन उसे याद आता है कि मुझे चोरी करते वक्त कुछ लोगों ने देख लिया था, तो अगर वो मेरे घर पर तलाशी लेंगे तो मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए वो इस टोस्टर को अपने लैंडलॉर्ड के घर पर छिपा देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो नहा रहा होता है कि तभी उसके घर पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस का बताना था कि कल रात तुम्हारे जैसे देखने वाले एक शख्स ने बाल भवन में यानी कि ऑर्फनेज में चोरी करी, टोस्टर ले भागा, इसी के साथ में बेचारे बच्चों के 5-5 रुपए के 2 बिस्किट के पैकेट भी ले भागा। लेकिन रमाकांत सफाई देते हुए बताता है कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, आप चाहे तो घर की तलाशी ले सकते हैं। जिस पर पुलिस वाले पूरे घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें टोस्टर कहीं नहीं मिलता। शिल्पा भी गुस्से में आ चुकी होती है और वो पुलिस वाली से कहती है कि नेक्स्ट टाइम अगर आओ तो बिना वारंट के घर में मत घुसना। हालांकि उनके चले जाने के बाद में शिल्पा पूछती भी अपने हस्बैंड से कि क्या सचमुच चोरी तुमने करी, लेकिन रमाकांत मना कर देता है और बोलता है कि नहीं यार, ऐसे टोस्टर की चोरी वगैरह मैं करूंगा क्या? हाँ, मैं जानता हूँ कि उसके चले जाने का दुख मुझे बहुत है, लेकिन मैं ऐसा घटिया काम नहीं कर सकता। दूसरी तरफ आंटी डिसूजा अपने बेटे ग्लैन को कहती है कि मेरा टोस्टर खराब हो गया है, काफी दिन से चल नहीं रहा है, तू जाकर मार्केट से उसे ठीक करवा ले आ। तो अब ग्लैन, जो कि नशे की हालत में था, वो गलती से नया वाला टोस्टर उठा ले जाता है, जो कि रमाकांत का था। इसी वक्त ग्लैन को एक नेगोशिएटर का फोन आता है और वो कहता है कि मॉल के 2nd फ्लोर में बच्चों के सेगमेंट में आकर मुझे मिल, जहां पर उसकी मुलाकात बाल गावड़े से होती है। बाल गावड़े का कहना था कि देख, वैसे तो मंत्री जी को कोई परेशान कर नहीं सकता, लेकिन जो परेशान करता है फिर उसे मैं परेशान करता हूँ। मैं जानता हूँ कि उनका एक मेमोरी कार्ड तेरे पास में है, उनकी कुछ फुटेजेस भी तेरे पास में है, फटाफट से वो मुझे दे दे, नहीं तो मंत्री जी जिसे चाहते नहीं है उसे अपने रास्ते से हटवा भी देते हैं और उनके वो सारे काम मैं करता हूँ। इस बात को सुनकर के ग्लैन बहुत ज्यादा डर गया था। हालांकि रास्ते में उसे जाते वक्त रमाकांत ने देख लिया था, तो वो अपना टोस्टर वापस लेने के लिए रात को उसके घर पर चोरी छिपे जाने लगता है। मीनवाइल हम आंटी डिसूजा को देख पाते हैं, जिन्हें की कब्ज की बहुत पुराने टाइम से बीमारी चल रही थी और इस बार तो पी से पोटी निकलने से पहले उनके पी से प्राण निकल जाते हैं, यानी कि आंटी का वही राम नाम सत्य हो जाता है। और अब नेक्स्ट डे फ्यूनरल के अंदर पूरे सोसाइटी के लोग मौजूद होते हैं, जो कि अपनी अपनी सिंपैथी जताते हैं, जहां पर रमाकांत भी होशियारी के अंदर आकर ये बोलता है कि आंटी ने मरने से पहले मेरा किराया कम भी कर दिया था और ऊपर से टोस्टर मेरे नाम कर दिया था। लेकिन ग्लैन, जो कि इस बात को जानता था कि रमाकांत जैसा चोर उचक्का या फिर कहेंगे मक्खी चूस आदमी कहीं पर भी सच नहीं बोलता, तो इस बार भी कोई गड़बड़ होगी और वो उसे टोस्टर नहीं लेकर के जाने देता। देन रमाकांत रात को चोरी छिपे बुरखे के अंदर आकर उस टोस्टर को चुराने का प्लान बनाता है, लेकिन नशे में धुत ग्लैन को लगता है कि ये उसकी माँ होगी, जो कि उससे आखिरी बार धरती छोड़ने से पहले मिलने के लिए आई थी। इन दोनों के बीच में बातचीत होती है। ग्लैन को लगता है कि वो मेरी मम्मी है, मुझे प्यार से बाय कर रही है, लेकिन वो तो रमाकांत होता है, जिसके पेट का टोस्टर टन टनाटन बजने लग जाता है। अब इसी बीच वो भी हल्का सा होश में आ जाता है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है और गलती से ग्लैन का पैर फिसल पड़ता है और वो जा करके ग्राउंड फ्लोर पर गिरता है। इसी वजह से उसका सर फूट जाता है और वहीं उसकी डेथ हो जाती है। हालांकि रमाकांत नीचे भी आता है, उसे जान से बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन देख पाता है कि ग्लैन तो हिल ही नहीं रहा, उसकी डेथ हो चुकी है। तो इस वक्त वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ भागने के बारे में सोचता है। अब हालांकि गलती तो रमाकांत से हुई थी और वो अपना जुर्म कबूलने के लिए पुलिस स्टेशन में कॉल भी लगा देता है, लेकिन थानेदार साहिबा एक दूसरे कैदी को धमाधम कूट रही थी। रमाकांत को लगा कि अगर मैं इस तरीके से पकड़ में आ गया तो मेरी भी जबरदस्त कुटाई होगी, इसलिए वो फोन को वहीं पर रख देता है और अगले दिन उस टोस्टर को बेचने के लिए वापस से दुकान में चला जाता है कि भैया मुझे इसका रिफंड चाहिए। लेकिन इसी बीच यहाँ पर शॉपकीपर वो टोस्टर
टोस्टर लेने से मना कर देता है और बताता है कि देखिए इसमें तो खाना पकाया भी गया है, ऊपर से स्टिकर भी लगा हुआ है, तो हम ये ले नहीं सकते। तो रमाकांत यहाँ पर होशियारी दिखाते हुए उसे रिश्वत देता है, वो भी कितने 10 रुपए, वो भी फटा हुआ नोट, जिसे देख करके तो शॉपकीपर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे लात मार करके उस टोस्टर के साथ में दुकान से बाहर का रास्ता दिखा देता है। अब वो बेचारे इस टोस्टर की गम से उबर पाता है कि तभी उसे एक और शॉक मिल जाता है। उसके फोन पर एक अनोनिमस मैसेज आता है जिसके अंदर कल रात की फुटेज थी कि कैसे रमाकांत ने ग्लेन को धक्का देकर के उसकी जान ले ली और अब इस सबूत को मिटाने के लिए उसे बी विंग 206 में आना पड़ेगा। यहाँ दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड यानी कि डिसूजा के घर पर सीधा बाल गावड़े पहुंचता है, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर ही होता है, और वो ग्लेन की मौत को बहुत ही बारीकी से इन्वेस्टिगेट करने लगता है कि आखिर उसके पास जो मेमोरी कार्ड पड़ा था क्या वो घर में ही है या फिर कहीं और छिपा हुआ है, क्योंकि वो मेमोरी कार्ड मिलना बहुत जरूरी था। हालांकि मेमोरी कार्ड तो उसे नहीं मिलता, लेकिन एक बहुत ही खास चीज उसके नोटिस में आ जाती है कि जिस वक्त बाल गावड़े और ग्लेन उस शॉपिंग मॉल में मिले थे तो हाथ में टोस्टर बिल्कुल नया था और पिचकू का टैग भी लगा हुआ था, मगर इस बार घर के अंदर पुराना टोस्टर पड़ा है, यानी कि कोई तो गुत्थी थी जो कि टोस्टर से रिलेटेड थी। यहाँ मंत्री का फोन पे फोन आने लगता है और वो कहता है कि बाल गावड़े, अगर तूने मुझे जल्द से जल्द वो वीडियो डिलीट करवा करके नहीं दिया या फिर वो मेमोरी कार्ड नहीं ढूंढा तो ध्यान रख लेना, अगली बारी तेरी होगी, मैं तुझे डिलीट करवा दूंगा। लेकिन ये सारी बातें पीछे से खड़ी होकर के शिल्पा सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि बाल गावड़े किसी एक खास मेमोरी कार्ड के पीछे लगा हुआ है। यहाँ सीन रमाकांत पर शिफ्ट होता है, जो कि रात को अपने सारे सबूत मिटवाने के लिए सीधा बी विंग 206 में पहुंच जाता है, जो कि था मालिनी आंटी का घर। लेकिन इस बार उनके घर में तो अलग ही रौनक छा रखी थी। मालिनी आंटी तो मानो मेनका सी बन चुकी थी, अपना पूरा गेटअप चेंज कर दिया था। वैसे ये अर्चना पूरण सिंह ही है जो कि अपने कपिल शर्मा शो में आती है। इनका बदला रूप देख करके रमाकांत पूरा हिल चुका था। आंटी जी का कहना था कि देख, गुनाह तो तूने किया है, अब इस गुनाह की सजा भी तुझे जरूर मिलेगी। जहां पर रमाकांत कहता है कि ठीक है, अगर आपको टोस्टर चाहिए तो वो भी आप रख लो, थोड़े बहुत पैसे भी रख लो, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे किसी के जुर्म में फंसना नहीं है। जिस पर आंटी का कहना था कि नहीं, ऐसे तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, मेरी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं जो कि अब तू पूरी करेगा। यानी कि एक तरीके से वो उसे सेड्यूस कर रही थी, उसे सेक्सुअल असॉल्ट कर रही थी। तो रमाकांत उसे समझाता भी है कि देखिए, मैं एक बाल बच्चे वाला यानी कि बीवी वाला आदमी हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता, चाहिए तो आप मुझे घर के काम करवा लीजिए, झाड़ू पोछे करवा लीजिए, मैं आपके लिए बंदर की तरह नाच लूंगा, लेकिन ये सब चीजें मुझसे नहीं होगी। जहां पर आंटी जी कहती है कि ठीक है, अब कल से तेरी ड्यूटी शुरू, रोज आना और जो जो काम मैं बताऊं वो करते जाना। तो अब ऐसा करते करते बेचारे रमाकांत की रेल बन जाती है। वो रोज अपने काम पर जाता, 9 बजे दुकान से छुट्टी लेकर के सीधा मालिनी के घर पहुंचता, कभी उसे स्पाइडरमैन की तरह नाच के दिखाता, तो कभी माइकल जैक्सन वाले ठुमके लगा करके दिखाता, कभी उसके हाथ पैर दबाता, तो कभी सफाई करता। इस तरीके से करीब 1 महीना निकल जाता है। रात को नींद भी नहीं मिलती, ऊपर से शिल्पा भी परेशान हो गई थी। अब एक दिन गलती से रमाकांत के हाथों मालिनी आंटी का फोन लग जाता है और वो अपना वीडियो डिलीट कर देता है, लेकिन आंटी ने ऑलरेडी उसका बैकअप एक मेमोरी कार्ड में ले लिया था और वो भी उसे उसी टोस्टर में छिपा देती है जिसके अंदर ऑलरेडी मंत्री वाला मेमोरी कार्ड मौजूद था। खैर, अब रमाकांत बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था, वो कुछ सोच समझ भी नहीं पा रहा था, जहां पर वो उसे फाइनली मना कर देता है और कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारे पास में नहीं आऊंगा, जिसको जो बोलना है बोल दो। तब यहाँ पर आंटी कहती है कि ठीक है, तूने मेरा इतना साथ दिया है, इतने मेरे काम किए, तो मैं तेरे लिए एक सिफारिश तो कर ही सकती हूँ। चल ठीक है, मैं तेरी बीवी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, मगर उसके बदले मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। अब जिस आदमी से 5,000 नहीं निकलते, उससे एक साथ में 50 लाख का अमाउंट सुन करके तो शौक ही लग जाता है। तो वो बेचारा गम के अंदर शॉप पर बैठा रहता है कि तभी उसका गुड्डू भाई दुबई वाला आता है, जिस पर रमाकांत कहता है कि यार, मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, मुझे किसी अंडरवर्ल्ड के आदमी की जरूरत है जो कि मेरे लिए किसी को जान से टपका दे। जिस पर गुड्डू उसे एक कार्ड देता है और बोलता है कि रात को 11 बजे इस क्लब में आकर इस बंदे से मिल लेना, जबकि वो बंदा रात को खुद ही होता है। गुड्डू को कहना था कि सुबह परफ्यूम वाला और रात को ठोकने वाला। बता मेरे दोस्त, तेरे लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जिस पर रमाकांत बताता है कि वो जो आंटी है उसने मुझे ब्लैकमेल करके रखा है, तो सीधा जाकर उसे मेरे रास्ते से हटा दे। तो ये लोग प्लानिंग बना करके जाते हैं आंटी को टपकाने के लिए, मगर ये पासे पर लड़ जाते हैं क्योंकि आंटी ने सीधा गुड्डू को ही टपका दिया था। हालांकि थोड़ी देर के बाद में रमाकांत के पास मैसेज आता है कि बुड्ढी टपक गई है, सीधा रूम के अंदर आ जा। लेकिन जहां रमाकांत खुश होकर के पहुंचा था, उसे पता चलता है कि आंटी नहीं, मेरा दोस्त टपक गया है। और अब इस बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए आंटी उसे एक अम्यूजमेंट पार्क में ले जाती है। और जो शुरुआत में हमने सीन देखा था कि हमारे राजकुमार राव यानी कि रमाकांत जी कुछ खोद रहे हैं, तो वो बेसिकली यही था कि गुड्डू की बॉडी को दफना रहा था। जहां पर रमाकांत पूछता भी है कि आप इतना श्योर कैसे हो कि इस बॉडी के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा? जिस पर मालिनी का कहना था कि अब मैं क्या ही बताऊं तुझे, मैंने मेरे पति को भी यही गाड़ा था आज से 30 साल पहले, क्या उसकी खोज खबर आज तक पुलिस को लगी नहीं ना, तो फिर इसके बारे में किसी को कैसे पता लगेगा? यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग नंदिनी पहुंच चुकी होती है पुलिस स्टेशन और रमाकांत के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर देती है और बताती है कि मेरा टोस्टर इसी ने ही चुराया है। तो बाल गावड़े आकर के सीधा
रमाकांत को पकड़ लेता है और कहता है कि अब तो तू चल मेरे साथ में। बाल गावड़े को ये लग रहा था कि उस टोस्टर में कुछ तो है जो कि ग्लैन भी छुपा रहा था और अभी रमाकांत भी छुपा रहा था, तो साले को रमाकांत को पकड़ो और मुझे मेरा टोस्टर भी मिल जाएगा और साथ में वो वीडियो भी मिल जाएगा। लेकिन तभी बीच में मालिनी आंटी आ जाती है और कहती है कि आखिर तुम किसी शरीफ को एक छोटी सी चीज के लिए परेशान कैसे कर सकते हो? टोस्टर कितने का था? 5,000 का। लो मैं 6,000 नंदिनी को दे डालती हूँ, केस खत्म। तो प्रॉब्लम भी सॉल्व। और अब बाल गावड़े को रमाकांत को न चाहते हुए भी छोड़ना पड़ जाता है। अब यहाँ पर रमाकांत आंटी को थैंक यू बोलने के लिए आया था, लेकिन आंटी ने कहा कि नहीं, थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मैं तो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। रमाकांत कहता है कि अरे झाड़ू पोछा लगाने डांस करके दिखाने से क्या कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है? लेकिन आंटी को कौन ही समझाए कि वो उसका सिर्फ एक ख्याली पुलाव था। अब कुछ भी हो, या तो रमाकांत आंटी से शादी कर ले और या फिर उसे 50 लाख रुपए दे। अब इस गंभीर सिचुएशन से निकलने के लिए बेचारा वो मंदिर पहुंचता है, भगवान से गुहार लगाता है कि कोई तो सोल्यूशन दो, मगर पीछे से उसकी ये सारी बातें बाल गावड़े सुन लेता है और अब तो बाल गावड़े उससे सारा सच पूछता है, जिस पर रमाकांत को बताना पड़ता है कि जी हाँ, मैंने एक टोस्टर खरीदा था, लेकिन वो ग्लैन के टोस्टर के साथ एक्सचेंज हो गया, जिसके बाद में ग्लैन के यहाँ से वो टोस्टर मालिनी के पास पहुंच गया और अब मालिनी मुझे ब्लैकमेल कर रही है। तो अगर तुम्हें टोस्टर चाहिए या फिर वो जो रिकॉर्डिंग चाहिए, वो सब कुछ मालिनी के घर पर मिलेगी, लेकिन उसके पहले मालिनी को टपकाना पड़ेगा। बाल गावड़े कहता है कि ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। वो भी उसे टपकाने के लिए पहुंचता है, मगर यहाँ पर भी पासा पलट जाता है। थोड़ी देर बाद में रमाकांत के पास मैसेज आता है कि बुड्ढी टपक गई है, सीधा 206 में आ जा। लेकिन यहाँ पर बुड्ढी नहीं, सीधा बाल गावड़े ही टपका मिलता है और अब उसकी भी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए वही अम्यूजमेंट पार्क चुना जाता है। हालांकि खड्डा खोदते वक्त रमाकांत ने देख लिया था कि जिस टोस्टर के पीछे इतनी सारी मगजमारी चल रही है वो भी यहीं पर एक खड्डे में दफन है, इसलिए वो उसे साइड में कर देता है। लेकिन इतने में ही बाल गावड़े उठ खड़ा होता है, क्योंकि वो मरा नहीं था, जस्ट बेहोश हुआ था। अब इनके बीच में काफी सारी हाथापाई होती है, बहुत सारी कॉमेडी भी होती है। एक तरफ जहां पर मंत्री भी पहुंचने वाला था, वहीं दूसरी तरफ यहाँ शिल्पा भी पहुंचने वाली थी अपने पति का राज जानने के लिए कि आखिर वो घर पर इतना लेट क्यों आता है। एंड यहाँ पर अगेन बहुत सारी कॉमेडी आती है, लेकिन मैं डायरेक्टली कंक्लूजन पर बात करता हूँ। इन सभी की हाथापाई में गोलियां चल जाती है, बाल गावड़े वहीं पर टपक जाता है और अब बारी थी मालिनी आंटी की, जिसे कि शिल्पा और रमाकांत साथ मिलकर के मजा चखा देते हैं। हालांकि मालिनी आंटी का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर के खुद ही मर जाती है। और रहा बचा सवाल उस मेमोरी कार्ड का, तो एक मेमोरी कार्ड तो बाल गावड़े के साथ ही दफन हो गया था और दूसरा मेमोरी कार्ड मंत्री खुद ही खा जाता है। और अब तो जब शिल्पा को भी सारी बातें पता चल गई थी, तो वो भी रमाकांत को अपना लेती है और इनकी एक अगेन हैप्पीली मैरिड लाइफ स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है। और वही रील्स जो कि हमने कई बार इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देखी थी कि वाइफ अपने हस्बैंड को बोलती है कि आज कहीं अच्छा लंच करने चले, तो वो उसे गुरुद्वारे ले जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर शेर को एक सवा शेर मिलता ही है, तो यहाँ पर उससे भी बड़ा चिंदी उसकी दुकान पर पहुंच करके बोलता है कि सबसे महंगा परफ्यूम कितने का तेरे पास में? 25-30 हजार का? चल ठीक है, 6 रुपए का लगा दे। जहाँ पर रमाकांत उसकी फोटो भी ले लेता है ताकि उसे पता तो चले कि इस दुनिया में और कितने चिंदी हैं। क्या कहीं आपके कोई दोस्तों में तो ऐसा कोई चिंदी नहीं? अगर है तो प्लीज कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और जाते जाते बस इतना कहूंगा कि 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स का लॉस हुआ है, तो दुख तो बड़ा हुआ है, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर वहां तक पहुंचना भी मेरे ही हाथों में था, तो इस चैनल को भी अगेन 2 मिलियन तक पहुंचाना मेरे ही और आपके ही हाथों में है। तो प्लीज आपका सपोर्ट, जहां पहले आपने प्यार दिखाया था, वही प्यार यहां पर भी दिखाइए, ताकि हम अपने बीते उस 6 साल की मेहनत पर ना रो करके आगे फ्यूचर में अच्छे लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लाते रहें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक और नया वीडियो का एक्सप्लेनेशन जल्दी इस चैनल पर आएगा, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।